सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे छायावादी युग, जो कि छायावादी युग से जो प्रश्न आते हैं वो अधिकतर कोई भी पेपर हो और एग्ज़ाम का, उसमें सब में ही छायावादी युग के कवियों के बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में या उसके अंतर्गत क्या क्या वर्णन किया गया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पेपर में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का प्रश्न हो और चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हम इसी का अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे आपको छायावादी से संबंधित ही कुछ वीडियो मिलेंगी। उससे क्या होगा कि हमारा एक जो टॉपिक है ना वो क्लियर हो जाएगा और आपके साथ साथ मुझे भी पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं भी मतलब अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूँगी, क्योंकि एक दूसरे का माध्यम ही होता है हम जहाँ पर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। और छायावादी युग के बारे में तो खैर मुझे ज़्यादा इतना कुछ नहीं बताना ज़्यादा, लेकिन जो उसमें मैंने उन चीज़ों को लिया है जो हमारे मुख्य बिंदु हैं या जो इसमें अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि छायावादी युग हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग 18 से 1936 के प्रमुख युग बाणी रही। ठीक है, क्या टाइमिंग है इसका? 1918 से 1936 तक की। छायावाद वह काल है जहाँ से सौंदर्य चित्रण व रस आदि व्याकरणों एवं सामाजिक रीतियाँ जहाँ से विकसित हुई। ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा होगा कि नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति प्रेम, सामाजिक समरसता, नारी प्रेम, मानवीकरण, व्यवधानों का आने वाला चित्रण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता, ये जो है ये सारी क्या है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। जैसे आप एसएससी वगैरह का पेपर देते हैं, उसमें यदि हिंदी पूछी जाएगी या अदर पेपर कोई भी देते हैं किसी भी लेवल का, उसमें कभी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, कभी कवियों का नाम, कभी उनकी सन, मतलब किस युग का है ये ना, किसने क्या कहा इसके बारे में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये जो है हमारी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी कि छायावादी युग में प्रकृति प्रेम, सामाजिक समरसता, नारी प्रेम, मानवीकरण, व्यवधानों में आने वाला चित्रण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्रधानता आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया, यानी कि जो खड़ी बोली थी उसका भी इसमें पूरी तरह से पुट हमें दिखाई देता है और इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, किस युग को कहा जाता है, द्विवेदी युग को, छायावादी युग को। तो ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि छायावादी युग को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा जाता है। छायावाद के नामकरण का जो श्रेय है वो आपकी किसको दिया गया? वो आपके मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। मुकुटधर पांडे जी द्वारा रचित कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। और ये क्वेश्चंस आ सकता है कि ये किसकी रचना है और छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है। मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं पूजा फूल, कानन कुसुम, आंसू, प्रेम बंधन। ठीक है, ये कुछ इनकी मुख्य रचनाएं हैं। छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि तो आपको पता ही होगा कि प्रसाद, निराला, पंत महादेवी मुख्य रूप से हैं और जिन्होंने सहयोग की भूमिका निभाई है उसमें राम कुमार भी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। गीत काव्य के बाद छायावाद में भी महाकाव्य का निर्माण हुआ। तुलसीदास जैसे स्वांतः को लेकर लोक संग्रह के पथ पर अग्रसर हुए थे, वैसे ही छायावाद के कवि भी स्वात्म को लेकर एकांत के स्वगत जगत से सार्वजनिक जगत में अग्रसर हुए। क्या हुआ था? इन्होंने क्या किया कि जिस तरह से तुलसीदास ने स्वांत को लेकर लोक संग्रह के पथ पर कार्य किया, उसी प्रकार से छायावादी कवियों ने स्वात्म को लेकर एकांत के स्वगत जगत से सार्वजनिक जगत तक अग्रसर हुए। प्रसाद की कामायनी और पंत का लोकायतन इसका प्रमाण है। कामायनी सिंधु में बिंदु की ओर है, लोकायतन बिंदु में सिंधु की ओर। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कामायन में एकांत अंतर जगत, यानी कि सिंधु में बिंदु का वर्णन है और लोकायतन में बिंदु में सिंधु का वर्णन है।
इसी के संबंध में कुछ लेखकों ने कुछ डेफिनेशन दी है या परिभाषाएं दी हैं छायावाद के संबंध में, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कथन किस राइटर ने लिखा है। तो नंदुलारी वाजपेयी ने लिखा है कि प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की ये सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। नगेंद्र ने लिखा है 1920 के आसपास युग की उद्भुत चेतना ने ब्रहा अभिव्यक्ति से निराश होकर जो आत्मबद्ध अंतर्मुखी साधना आरंभ की, वह काव्य में छायावाद के रूप में अभिव्यक्त हुई। तो हमें इन डेफिनेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। कभी कभी ये डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि ये कथन किसके द्वारा है। नामवर सिंह ने छायावाद के बारे में लिखा है कि छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद निराला पंत महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 से 36 की ईस्वी के बीच में लिखी गई। और वे आगे लिखते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है तो दूसरी ओर विदेश की पराधीनता से। ठीक है, तो ये किसने बड़ी बात कही है? ये नामवर सिंह ने कही है। इसके बाद है आपका सुमित्रानंद पंत छायावाद को पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म से प्रभावित मानते हैं। देखिए, मैंने एक तरफ से मैटर को नहीं उठाया है, बीच बीच में से मैटर को लिया है। जो क्वेश्चंस बनने की संभावना है जिस मैटर से और जिस मैटर में क्वेश्चंस आने की संभावना है, मैंने उन्हीं चीज़ों को लिया है, क्योंकि हमें साहित्य पढ़ने का अब इतना समय नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ बेसिक और मूल जानकारी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चंस आ सकता है कि मैम जो है कि मतलब कहीं बीच बीच में से पढ़ा रही हैं। हाँ, तो ये सत्य है, मैं बीच बीच में से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमें हिस्ट्री लगातार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेन उसका जो थीम है वो पता होना चाहिए। महादेवी वर्मा छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद को मानती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रकृति में चेतना का आरोपण सर्वप्रथम छायावादियों ने किया है, जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं। अब इसके बाद है कि प्रकृति सौंदर्य की प्रवृत्ति है मुग्धता की। ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक इसमें मतलब प्रवृत्ति आई है वो किसकी है? मुग्धता की। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि मुग्धता की प्रवृत्ति किसके अंतर्गत है? किसके अंतर्गत है? छायावाद के अंतर्गत। जहाँ कभी प्रकृति में चेतनता का आरोप करता है, प्रकृति उसे सप्रमाण लगती है, और कभी विस्मय प्रकट करता है, जैसे पंत की मौन निमंत्रण कविता। कामायनी देखिए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह महाकाव्य आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम महाकाव्य है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा बहुत बार। और इसमें पंत की कुछ रचनाएं हैं, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, बीड़ा और उच्छ्वास। महादेवी वर्मा की मुख्य रचनाएं हैं नीरजा, रश्मि, निहार, सांदगीत। निराला की रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका। रामकुमार वर्मा की रचनाएं हैं चित्ररेखा, निशीथ, आकाश गंगा। और रश्मि रथी, उषा, ये किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। अब इसके बाद है कि छायावाद का जो सामान्य अर्थ है तो ये किस किस ने दिया है और किस किस के द्वारा है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि लेखकों ने क्या क्या कहा है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी वंदना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन। तो ये किसकी पंक्ति है? ये रामचंद्र शुक्ल की है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि कविता के क्षेत्र में जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तीसरा है महादेवी वर्मा, प्रकृति में चेतना का आरोप, सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता का उद्घाटन, असीम के प्रति अनुराग में आत्मविसर्जन की प्रवृत्तियाँ एवं गीतात्मक एवं नवीन शैली में व्यक्त रूप छायावाद है। यह आपका महादेवी वर्मा का है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की परमात्मा में, यह रामकुमार वर्मा का है। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया है, ये शुक्ल जी का कथन है। और नगेंद्र का कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो इन दोनों में क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है और वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है जहाँ पर व्यक्ति को कन्फ्यूजन पैदा करे।
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है नगेंद्र, और स्थूल के विरुद्ध, देखो स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया है शुक्ल, और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है नगेंद्र। तो थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि डेफिनेशन में क्या लाइन पूछी गई है। नगेंद्र ने एक बात और कही है कि छायावाद एक प्रकार की विशेष भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। ये हमारा किसका है? नगेंद्र का। तो आज के लिए छायावाद से संबंधित इतनी ही चीज़ें हैं, और आशा करती हूँ आपको ये जो मटेरियल है वो समझ में आएगा, और क्या कहते हैं, अच्छा लगेगा। जो मैंने थोड़ा सा कलेक्ट करके ही आपको चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की है ना। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।